इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का जो प्रयोग है वो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल है, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारण अथवा अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचारों के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगर आप इसमें आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 44 में अगर आप देखें तो संशोधन 1978 द्वारा कहा गया है 74 के 2 के अनुसार कि इस प्रश्न के किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इस बात की कोई जांच नहीं होगी, नहीं तो आप जांच करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 1 के बारे में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगर आप अनुच्छेद 75 का पहला वाला पार्ट देखें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है और कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषदें होगी। मंत्री जो हैं वो उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यवाही को जिम्मेदारी लेते हैं और अंतिम रूप से मंत्री को सौंपते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव मंत्री सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में यदि आप और देखें तो इसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यूपीएससी का। देखिए 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद को ऐसी सूचना देगा जो संघीय न्यायालय या संघीय प्रशासन एवं विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो 18 थी। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या कितनी हो गई है? 51 हो गई है। ठीक है, अब बस इतना ही इसके एक्सप्लेनेशन था। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों के बारे में और पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से आपको कूट पे विचार करना है। पहले है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। आपको बताना है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रधानमंत्री में होती है, ये बात गलत है। ये है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल क्या बात है, सही बात है भाई। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नंबर देखिए सी था। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 के उप आर्टिकल 1 के अनुसार कहा गया है कि भाई केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट में होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा।
अनुच्छेद 74 के उप सेक्शन 1 में भी ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो होगा वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही प्रधान होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मराठों के समय में जो प्रधानमंत्री होते थे उनको क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75 के 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर क्या सदन की सदस्यता लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसमें आर्टिकल नंबर 75 के उप आर्टिकल किस में बोला गया, 5 में बोला गया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75 का 5। प्रश्न नंबर दूसरा आता है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न के कथनों में से कौन सा सही है। तो वो देखिए कौन सा सही है। जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल सच बात है, यही बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। बहुत गौर से समझिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के उप आर्टिकल जो 1 में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विपक्ष मत प्राप्त कर लेता है। अन्य सभी जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि विवेकाधिकार वाले कुछ टॉपिक जब उस दिन आए थे प्रेसिडेंट पे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रधानमंत्री है वो लिस्ट पूरी देता है मंत्रियों की, किसको, राष्ट्रपति के पास। बस राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, उन्हें शपथ दिलाता है, बस इतना काम करता है। अनुच्छेद 75 के 3 के तहत यदि आप देखें तो मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि भाई प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त करा सकता है और व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 3 की तरफ। 3 नंबर का प्रश्न है बहुत ही आसान, कह रहा भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है कि भाई क्या निर्वाचित होते हैं, उनको लगता है निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है। बस यहाँ पर और इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो चयनित और मनोनीत तो नहीं होते, इनको तो साफ साफ पता है, लेकिन बस ये डी वाले ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए इसका विकल्प क्या है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो क्या किसके होते हैं प्रधानमंत्री, क्या राज्यों के होते हैं, केंद्रों के होते हैं, राज्य एवं केंद्र राज्य सरकार दोनों के होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें सी भी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह डायलॉग देखा होता है कि मैं प्रधानमंत्री सबका हूँ, हर गरीब का हूँ, हर सभी को, तो उनको लगता है राज्य का भी है केंद्र का भी, लेकिन प्रधानमंत्री की या उसकी बात हो रही है, अपॉइंट की बात हो रही है, तो वो है केंद्र से अपॉइंट होते हैं, केंद्र के हैं। ठीक है, देखिए 74 के 1 के अनुसार ये क्या कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब राष्ट्रपति को सलाह और सहायता कौन देगा, मंत्रिपरिषद देगा। कौन मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद देगा। ठीक है ना कि राष्ट्रपति का कोई अपना मंत्रिपरिषद होता ही नहीं। इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत दल का या गठबंधन का क्या होता है, नेता भी होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। कहा जा रहा है कि भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के में प्रावधान है दायित्वों का, किस बात का है, किस दायित्व का प्रावधान है, वो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें।
संघ की कार्यकलाप के प्रशासन संबंध और विधान विषय के बारे में यदि देखा जाए तो प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार को रखे। ठीक है, अब आते कहते हैं कैबिनेट का क्या तात्पर्य है। कैबिनेट से क्या तात्पर्य? कैबिनेट से तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का। तो ये है कैबिनेट से तात्पर्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि अगर बात करें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है वो 352 के अंतर्गत किया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ये 1978 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो किसमें क्या सम्मिलित होते? सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, ये हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो भी किस आर्टिकल में हुआ है? वो हुआ आपका 352 में। ठीक है ना, बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं कि देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग केवल एक बार हुआ 352 में, खंड 3 में। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसे सूचित करेगा। क्या? संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा सूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न है कि भाई संघ राज्य के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संघ के सरकार के बारे में मतलब केंद्र सरकार के बारे में। पहले, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो सही इसका विकल्प क्या है? केवल इसका बी ऑप्शन सही है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। ना भैया, कैबिनेट मंत्री की सलाह पे नहीं होता है, कैबिनेट सचिव की सलाह पे नहीं होता है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय जो होता है ना, जो आपने देखी वैकेंसी आती है सचिवालय की, तो वो सचिवालय का प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी वो होता है, मतलब यूपीएससी का। ठीक है, मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। ठीक है, भारत सरकार मतलब कार्य आवंटन 1961 के तहत, ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत सरकार कार्य आवंटन कब आया? ये आया 1961 में। के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किया जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है विभागों का बंटवारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है आपके प्रधानमंत्री के पास में। समझिएगा कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख होता है तथा वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। 74 के एक अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को। ठीक है, जिसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लिंक समझ रहे हैं आप? इस बात का लिंक समझिए कि ये प्रेसिडेंट है आपका, मैं पी से प्रेसिडेंट को कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मैं PRI से कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी क्या है? ये उसकी है मंत्री, क्या है यहाँ पर? ये है मंत्रिपरिषद, ये है मंत्रिपरिषद। तो ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तो प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन ये सलाह प्रेसिडेंट को भी दे सकती है
और ये किस में कहा गया, ये 74 के उप आर्टिकल 1 में ऐसा बोला गया है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 11 की तरफ। पहला है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्री में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी, ठीक है। तो इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल है, एक विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए भाई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ जो है वो राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार जो उपयुक्त कथन है वो आपका एक सही है, जो भी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर आते हैं देखिए 12 में कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन समझ रहे हैं, उच्च सदन से होता है आपका राज्यसभा, तो क्या होगा, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं कि वे निम्न सदन में बजट पर बल नहीं बोल सकेंगे, बिल्कुल बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो बिल्कुल ये सही है। एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना कि आपका दिमाग खुलता है। प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 13 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्त को विवेचित करता है, तो वो है आपका 75 के अंतर्गत, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए भाई भारतीय संविधान में यदि आप बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्त की विवेचना करी गई है। 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। 14 नंबर की आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, किसके होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पे। देखिए प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, आमतौर पे वो लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, ठीक है, और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्य सरकार से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक ये ढंग कहता है, ये कोई पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। आते हैं 15 के अंदर कि भाई भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपके सामने जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को ज़रा गौर से देखना है कि नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। ज़रूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा स्पेसिफिक तो बोल ही नहीं सकते। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना जरूरी चाहिए।
देखिए, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये भी बात गलत है। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकता है, बस 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी है। शुरुआत में लिए रहना फिर चुनाव लड़ना ये ज़रूरी नहीं है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, इसीलिए सब गलत है, ये सही है। देखिए, यहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल सही इस तरीके से समझ में आ जाएंगी। राष्ट्रपति के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका जो किसी सदन या सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अगर अनुच्छेद 75 के 5 के बारे में प्रावधान के तहत बात की जाए तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाने के 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 महीने के बाद वो अपने पद पर नहीं रह पाएगा। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये तो बच्चों को पता है, आपको भी पता होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है 35 वर्ष होनी ही चाहिए। संविधान में 75 के अनुसार कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु है 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव भी लड़ना तो 25 वर्ष तो मिनिमम आयु होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या था? प्रश्न यहाँ पर ये था कि प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए जो प्रावधान है वो कितना है? वो है वहाँ पर आपको बताया मैंने 35 वर्ष। लड़ सकते हैं 25 वर्ष में, लेकिन 35 वर्ष वहाँ पे एज लिखी हुई है, वो लिखी हुई एज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही एक बात बिल्कुल अंतिम रूप से सत्य है। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समानता राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी, और प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह उससे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? इसमें ये कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ वक्तव्य दिए उसको बताना, जैसे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्री का चयन करने का स्वतंत्र है। तो ये तो देखिए सही पूछा है, तो ये तो सही नहीं है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके ही अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है, ये भी गलत बात है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेकी प्रयोग की शक्तियां भारत में राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर इसका आई होप सही सी ही होगा इसका। देखिए सी है। आगे देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। देखिए, जो पीएम होते हैं ना, वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, आपको पता ही है। उन्हें अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उनके साथ मिलकर काम कर सके। इस प्रकार जो मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं, परंतु उस मंत्री को 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 महीने के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, और ये 75 के 5 के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। केंद्र का मंत्री पूछा, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। संसद का सदस्य नहीं है तो भी बन सकता है। 6 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्री रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है 6 महीने के लिए।
20 में आते हैं कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये कब हो जाना पड़ता है? वो होता है 6 महीने। देखिए 6 महीने के भीतर आपका टाइम है, आप सदस्यता ले लें, और अगर आप सदस्यता नहीं ले पाएंगे तो मंत्रिपरिषद जो आपका है उससे जो मंत्री पद आपको मिला वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये संवैधानिक है, किसी के कहने पर नहीं, ये संविधान कहता है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ठीक है, संसद का प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये बात बिल्कुल सच है, निम्न सदन तक ही सीमित है। ठीक है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, देखिए क्योंकि मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो निम्न सदन मतलब लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति जवाबदेही देता है? वो देता है अपने लोकसभा के प्रति जवाबदेही देगा। ठीक है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही उसकी होती है। प्रश्न इसमें देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो तो प्रधानमंत्री है, मंत्रियों का जो प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा गौर से देखना है, समझना है। प्रश्न नंबर आते हैं 23 में कहा गया कि भाई मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होते हैं, आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार होते हैं, आर्टिकल 74 के 3 के अनुसार होते हैं। देखिए जो पीसीएस है ना, यहाँ पर आपका फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी फैक्चुअल आती है, आज भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब से सीसेट आ गया है तो आपको लगता होगा कि नहीं आती, नहीं, आज भी खूब फैक्चुअल आती है। जो फैक्चुअल पे जिसकी कमांड रहती है ना वही पीसीएस का प्री या मेंस निकाल पाता है। तो फैक्चुअल देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पीसीएस में पूछा गया, देखिए प्रश्न मेंस में, और सीधे फैक्चुअल पूछा उन्होंने, आर्टिकल पूछा, 75 का 3 है, 75 का 4, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका कमांड होनी चाहिए। उसको बार बार पॉलिटी को रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होता ही है, मंत्रिपरिषद भी पूरी तरीके से लोकसभा के प्रति होती है, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति होते हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होते हैं, ये भी बात सच है, और 75(3) में ये भी बात बिल्कुल सच है। ठीक है ना, देखिए 75 के 3 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, मतलब संविधान के दायरे में रख के ये काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए, और जो 74 के 3 में संविधान में नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसमें? अब देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे लोकसभा कहीं दिया नहीं है। और 75(3) में क्या कहा गया, जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसका आंसर लगाते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम जो उत्तर है वो संसद होगा। अब देखिए संसद भी नहीं है, लोकसभा मान लीजिए अगर हम नहीं भी दे रहे हैं तो हम कम से कम संसद दे दें, संसद भी नहीं है तो क्या हम राष्ट्रपति तो लगा नहीं सकते? गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत नहीं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा करीब अगर जाना चाहते हैं इस ऑप्शन के तो आप डी लगा सकते हैं। डी यहाँ पे बिल्कुल सही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लोकसभा है, जो संसद है, वो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सभी मंत्रिपरिषद भी है और खुद प्रधानमंत्री जी भी हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लेकिन यह सवाल होता है कि जब लोकसभा नहीं है तो क्या करें? तो बहुत करीब अगर ऑप्शन इसमें जाना चाहे तो देखो प्रधानमंत्री तो साफ साफ गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को तो रिपोर्ट नहीं करता है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रति भी नहीं है, ठीक है, अध्यक्ष का तो कोई नाम ही नहीं आता कहीं से। तो ये करीब करीब संसद के पास आप जा सकते हैं अगर इसको आप सही करना चाहें तो। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो डिस्प्यूट होते हैं, ज़बरदस्ती डाल दिए जाते हैं ताकि ये कोर्ट वोर्ट में जाए मामला या इसको कैंसिल करा जाए, इस पर विवाद चले और काफ़ी लंबा समय
इसके क्वेश्चन डालने की जरूरत क्या है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन खैर। 75 में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने दे दिया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, माफ कीजिएगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप करीब करीब संसद के पास जा सकते हैं अगर सही आंसर लगाना है तो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल सच बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। डी ऑप्शन हो गया। 75 के 2 में है, ये याद रखने वाली बात है। 75 के 2 में मंत्रिपरिषद है जो संघ या केंद्र के मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। और संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ऐसा बोला गया है 75 के 2 में। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 28। पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे, कहा गया है कि देखिए संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सच बात है, यहाँ पर बिल्कुल बात है। अभी हम लोग उतनी देर से यही बात तो चिल्ला ही रहे हैं, ठीक है ना। 75 के 3 में कहा गया है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। भाई ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। पहला वाला इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर आते 29 में कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कथन एक है, कारण बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। देखिए ये दोनों जो है ना, आपको जब तक तो बहुत डीप नॉलेज नहीं होगी आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो कथन भी गलत है पर कारण इसका सही है, क्योंकि कथन तो बिल्कुल गलत है, साफ साफ ही दिख रहा है कि देखिए मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा सिर्फ है, राज्यसभा नहीं होता, तो ये कथन सही हो जाता। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ऐसा बोला गया 75 के 3 में, तो ये बात तो सही है। लेकिन कारण ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। देखिए आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई मंत्री जो बनते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद जो बनती है तो वो तो होते यहीं से लोग हैं, तो इसलिए कारण भी सही होना चाहिए। लेकिन नहीं, कथन सिर्फ सही है, कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। देखिए 75 के 3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अगर हिसाब से देखेंगे तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट करता है। मतलब प्रधानमंत्री पहले से पूरा तय किया हुआ होते हैं, वो पूरी लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट सिर्फ उनको वो दिलाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। मंत्रिपरिषद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, और इस प्रकार जो कारण है वो इसका बिल्कुल भी सही है। प्रश्न नंबर आते हैं 30 में, निम्न के कथनों पर विचार करना। निम्न के कथनों पर क्या विचार करना है? भाई केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। दूसरा है कि भाई संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्तावना के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा सही होता है। देखिए यहाँ पे सही होगा 2 और 3, ठीक है, क्योंकि देखिए केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। देखिए यही हम लोगों ने ऑप्शन संसद लगा दिया था, अगर करीब वहाँ जाना चाहते थे तो, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते थे उन प्रश्नों को। तो यह वाला यहाँ पे कथन गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 और 3 होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए कहा गया है कि भाई जो 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ना कि संसद के प्रति, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 78 के का के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो संघ के कार्यकलाप प्रशासन संबंधी विधान विधेयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करेगा। देखिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं
और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो 2 घंटे की बने और आप बोर होकर देखें, घिसते पिटते। 30 मिनट की वीडियो आप बहुत एनर्जेटिक के साथ देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो, मैं खुद देखता हूँ बहुत सारी वीडियोस को, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन रखता हूँ कि हाँ कोई वीडियो कितने मिनट की जो वीडियो है उसको एनर्जेटिक तरीके से पूरी देखी जाती है। हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो पूरी भी देखी जाए, कंटेंट के साथ साथ वीडियो भी पूरी देखी जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आप पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक पहुंच पाएंगे, और अगर मैं 5 घंटे या 3 घंटे की वीडियो बना पाऊंगा तो शायद 100 में 2 या 3 ही लोग पूरी वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे, मुझे पता है ना। क्योंकि YouTube पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं, इतना कचरा पड़ा है, इतनी अच्छा कंटेंट, ख़राब कंटेंट, मिक्सचर का पूरा कॉम्बिनेशन है कि उसको फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो सिर्फ फाइंड आउट तभी होगा जब आप स्टडी को, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा समय देंगे और यूट्यूब पर रिसर्च भी करेंगे, तब आएगी वो। नहीं तो बाकी जो पुरानी बकवास वाली चीज़ें वो ट्रेंड पे रहती हैं, और जो लोग पढ़ाने वाले हैं वो बहुत नीचे रहते हैं, कई बहुत 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 नीचे रहते हैं, क्योंकि वो कंटेंट सही तक पहुंच ही नहीं पाता। जो बकवास करते हैं उनकी वीडियो वायरल होती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि मुझे 30 मिनट की अभी वीडियो बनाऊंगा मैं इसको, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, एक एक क्वेश्चन आपका कवर अप होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।